सो फ्रेंड्स, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर भोज यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं भोज यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री का सेकंड पेपर हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता के निर्धारण की विधियां समझाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आंसर। ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी यौगिक में एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति को हम परमाणु की विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता हम कहते हैं। इसे प्राय जो छोटे परमाणु हैं बड़े परमाणु की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। इसका मान जो है आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। मल्किन के अनुसार क्या है, किसी सहसंयोजी परमाणु की विद्युत ऋणता का मान x अगर हम लें तो वह आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के योग के बराबर होता है। जैसे कि हम देखेंगे किसी परमाणु का एग्जाम्पल 130 किलो कैलोरी प्रति मोल के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत ऋणता के निर्धारण एवं मापन क्रम क्या होता है। तो लाइन्स पॉलिंग ने विद्युत ऋणात्मकता के मापन के लिए एक क्रम दिया जिसको विद्युत ऋणता स्केल कहते हैं। इस स्केल के आधार पर अक्रिय गैसों में विद्युत ऋणता का गुण नहीं होता है। फ्लोरीन का मान जो है 4.0 है, जो कि उच्चतम है, जबकि न्यूनतम मान जो है सीजियम का होता है में 0.7 है। परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण सामान्य रूप से वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसका मान जो है घटते जाता है। सो फ्रेंड्स, जब आप जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ते जाएगा विद्युत ऋणता का मान जो है वह कम होते जाएगा, क्योंकि जो है किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ाई है, किसी यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ओर अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं। सो परमाणु जितना छोटा होगा वह उतनी ही जटिलता से इलेक्ट्रॉनों को पकड़े रखेगा, तो उससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। सो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ते जाएगा विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता के पैमाने, इसके मापने के निम्न पैमाने हैं, जैसे पॉलिंग स्केल है, मुल्किन स्केल है। तो पॉलिंग स्केल पहले हम देख रहे हैं। पॉलिंग स्केल के अनुसार सहसंयोजी अणु असमान परमाणुओं का बना होता है। सांचे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों के ठीक मध्य में स्थित न रहकर किसी एक तरफ चला जाता है। किसी यौगिक में एक परमाणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉन के जोड़े के और अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। ये विधि ऊर्जा आंकड़ों पर आधारित होती है। यौगिक जो है, अगर हम कोई ले रहे हैं कि जिसमें दो रिएजेंट है ए और बी, और वह एक मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं ए बी की बंद ऊर्जा, इस आधार पर इस प्रकार निकाल सकते हैं हम पॉलिंग स्केल के अनुसार ई ए बी इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी बी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स ए और एक्स बी का जब हम देखेंगे तो इनकी जब बॉन्ड एनर्जी हम निकालेंगे तो 0.208 अंडर रूट डेल ए बी आएगी। यहाँ पे जो एक्स ए और एक्स बी है स्थिरांक है और डेल ए बी जो है अणु के अनुनाद ऊर्जा है। इस मनमाने मापक्रम और अन्य कारकों के आधार पर पॉलिंग ने विभिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की। अब हम देख लेते हैं मुल्किन स्केल। मुल्किन ने किसी एक सहसंयोजी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के मान x को आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के औसत मान के बराबर बताया। उन्होंने बताया x इज इक्वल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन टू। बहुसहसंयोजी परमाणु के लिए इस सूत्र को इस प्रकार रूपांतरित किया गया, x इज इक्वल टू आई पी प्लस ई ए अपॉन 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति ग्राम एटम। सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता इस विधि से ज्ञात नहीं हो सकती है। लेकिन फिर अल्फ्रेड और रोवॉच स्केल के अनुसार क्या है, ये पैमाने नाभिकीय आवेश और सहसंयोजक त्रिज्याओं पर आधारित हैं। इनके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता 0.359 इंटू 2x टू द पावर x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 0.744 टू की पावर x प्रभावी नाभिकीय आवेश है तथा ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। सॉरी, एप्सिलॉन नहीं है, वो ई स्क्वायर है। ई जो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है और
ऑर्बिटल की त्रिज्या है जो कि परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या के बराबर होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्कोहल जल में विलय है, कारण सहित समझाइए। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अल्कोहल जल में विलय है, कारण सहित समझाना है हमें। तो अल्कोहल जल में विलय है क्योंकि अल्कोहल जल में घुल जाता है, क्योंकि अल्कोहल के जो हाइड्रोक्सिल समूह हैं, हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। अल्कोहल जल में विलय होता है। यहाँ पे आप समीकरण देखेंगे तो वह जल में घुलनशील होकर इस प्रकार से बंध बना लेता है। आर बॉन्ड ओ एच बॉन्ड जो है वह विखंडित हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन अन्य के अणु जो हैं जल के मूलकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो और जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में आपको दिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी आप डैश डैश करके इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है एंड ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इस प्रकार से वह बंध बना लेता है, इस कारण यहाँ जो अल्कोहल है वह जल में घुलनशील होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लिथियम और मैग्नीशियम की सहायता से कार्बधात्विक यौगिक को समझाइए। सो फ्रेंड्स, लिथियम और मैग्नीशियम की सहायता से कार्बधात्विक यौगिकों को समझाइए, यह क्वेश्चन है। सो कार्बधात्विक यौगिक होते क्या हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु कार्बन परमाणु से सीधे ही जुड़े रहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो मैग्नीशियम का कार्बधात्विक यौगिक ग्रेगनाइट अभिकर्मक है। आर बॉन्ड Mg बॉन्ड एक्स जटिल लवण बनाने के लिए आयन का आकार कम, आवेश अधिक तथा उससे खाली कक्षकों का उपलब्ध होना आवश्यक है। इन तत्वों के आयनों का आकार अधिक होता है, इसीलिए आसानी से यह लवण नहीं बनाते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ से क्रिया करके यह किलेट यौगिक बनाते हैं। जैसे लिथियम एसिटिल एसीटोन के साथ किलेट जो है बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो बहुत उपयोगी जटिल यौगिक है। इसकी संरचना चित्र में दिखाई गई है, जो कि आप बना लेंगे। लिथियम तथा मैग्नीशियम कार्बनिक यौगिक से संयोग करके कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक रासायनिक संश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एथिल क्लोराइड की जब लिथियम से क्रिया कराएंगे तो एथिल लिथियम हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि फिनॉल लिथियम हमें प्राप्त होगा जब लिथियम की उसके साथ क्रिया होगी। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम का कार्बधात्विक यौगिक ग्रेगनाइट अभिकर्मक कहलाता है। जो ग्रेगनाइट अभिकर्मक है, बॉन्ड RMgX की जब हम क्रिया कराएंगे एल्किल मूलक, तो हमें एल्काइल या एलाइल मूलक प्राप्त होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रेरणिक प्रभाव एवं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। सो फ्रेंड्स, प्रेरणिक प्रभाव एवं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में क्या अंतर है, उदाहरण सहित हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? किसी भी कार्बधात्विक यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म उस बंध के ठीक मध्य में नहीं होता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु की ओर अधिक आकर्षित रहता है जिसकी विद्युत ऋणता अधिक हो। अतः किसी अणु के किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव हम कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? तो इस प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन विस्थापन उन परमाणुओं में होता है जिनमें बहुबंध होते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2N बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, जिसमें दो मुक्त मूलक हैं। ठीक इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl2। बहुबंधों में सिग्मा और पाई बंध होते हैं। पाई बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होता है तथा इससे संबंधित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच शिथिल बंध होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को एक मुड़े हुए तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर क्या होता है। जब किसी अणु में प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दोनों कार्य करते हैं तो वे एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत दिशा में कार्य करने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से निर्धारित होता है, क्योंकि ये जो प्रेरणिक प्रभाव है उससे प्रबल होते हैं। प्रेरणिक प्रभाव स्थायी होता है तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव
अस्थायी होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। सो फ्रेंड्स, ये है छोटा सा अंतर प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन संश्लेषण की कोल्बे सिमेट अभिक्रिया को समझाइए। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं एल्काइन संश्लेषण की कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमेट अभिक्रिया एक ही होता है, तो कोल्बे अभिक्रिया भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन जो है बनता है, एल्केन बनता है। इस क्रिया में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होते हैं या एल्केन बनते हैं। सो आप यहाँ पे ये रिएक्शंस देख सकते हैं। सोडियम एल्किल मूलक के साथ जब हमने क्रिया कराई तो हमें एल्काइल मूलक प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार आप पोटेशियम को भी पुटअप करके देख सकते हैं सेकंड रिएक्शन में, और आप चयन अभिक्रिया भी देख सकते हैं। ये जो रिएक्शन है जिससे हमें एल्काइल मूलक प्राप्त हो रहा है कोल्बे सिमेट अभिक्रिया से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के गुणों की तुलना कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के गुणों में क्या तुलना हम कर रहे हैं, क्या समानताएं हैं। सो क्षारीय मृदा धातु के गुणों में समानताएं क्या होती हैं, दोनों प्रकार की जो धातुएं हैं वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सेकंड जो है, दोनों प्रकार की धातुएं पिघले हुए क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जा सकती है तथा सभी मुलायम व चांदी के समान श्वेत व चमकदार होती हैं। नम हवा में रखने पर इनकी सतह मलिन पड़ जाती है। दोनों प्रकार की धातुएं धन विद्युतीय होती हैं और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं। जब आप जल के साथ क्रिया कराएंगे तो आप हाइड्रोजन गैस प्राप्त होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सोडियम कि जब जल के साथ क्रिया करा रहे हैं सोडियम धातु की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार कैल्शियम की जब आप जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसके अधिकांश लवण श्वेत व रंगहीन होते हैं। इनके ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। इनके कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कार्बोनेट व कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दोनों प्रकार की धातुएं बुनसेन ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करती हैं। अब असमानताएं क्या होती है ये हम देख लेते हैं। अभी तक तो हमने समानताएं देखी थी, अब हम असमानताएं देख लेते हैं। क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु में क्षार धातुएं मुलायम होती हैं जबकि क्षारीय मृदा धातुएं उनकी तुलना में कुछ कठोर होती हैं। क्षार धातुओं की संयोजकता एक होती है जबकि जो क्षारीय मृदा धातु है उनकी धातुओं की संयोजकता जो है 2 होती है। क्षार धातुएं जल में से हल्की होती हैं जबकि क्षारीय मृदा धातुएं जल में से भारी होती हैं। क्षार धातुओं का गलनांक कम होता है जबकि क्षारीय मृदा धातुओं का गलनांक क्षार धातुओं से अधिक होता है। क्षार धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है जबकि जो क्षारीय मृदा धातु की क्रियाशीलता है वह कम होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकेट क्या है, इनका वर्गीकरण करते हुए सिलिकेट आयन की रचना समझाइए तथा सिलिकेटों का उपयोग दीजिए। सो फ्रेंड्स, सिलिकेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण करते हुए सिलिकेट आयन की रचना समझाइए तथा सिलिकेट का उपयोग हमें दीजिए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिलिकेट एवं धातु सिलिकेट क्या होते हैं, सिलिका एवं धातु से बने यौगिक सिलिकेट्स कहलाते हैं। सिलिका और धातुओं से जो बने होते हैं। सिलिकेट्स से तात्पर्य ऐसे ठोसों से हैं जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बंद होता है। भूपर्पटी का एक बड़ा भाग सिलिकेट खनिजों एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। सिलिकेट के प्रकार क्या होते हैं, सिलिकेट इकाइयों के परस्पर जुड़ने के तरीके में भिन्नता के कारण इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑर्थोसिलिकेट्स क्या होते हैं, इस प्रकार के सिलिकेटों में अलग अलग चतुष्फलकीय आकार के, जैसे कि सिलिकेट का आप देखेंगे सूत्र क्या है, SiO4 और 4 माइनस से के कोने
के साथ साझा नहीं होते हैं। इनकी संरचना जो होती है, उदासीनता बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन परमाणु धात्विक आयन से बंध बनाए रहते हैं। उदाहरण के लिए जिरकोन ZnSiO4, बिलेमाइट Zn2SiO4 आप देख सकते हैं आदि। इसी प्रकार पायरोसिलिकेट और चक्रीय सिलिकेट में आप देखेंगे, इसमें दो चतुष्फलकीय इकाइयाँ जैसे कि SiO4 जो है ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा एक कोने का साझा करती हैं। इनकी विभक्ति आप संरचना देखेंगे तो SiO7 6 माइनस आयन इकाइयाँ होती हैं। यहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार चक्रीय सिलिकेट, इनकी सिलिकेटों में प्रत्येक जो SiO4 माइनस आयन है वह चतुष्फलक के दो ऑक्सीजन परमाणुओं का दो अन्य चतुष्फलकों के साथ साझा होता है इनका। और इन सिलिकेटों का सामान्य सूत्र SiO3 2n माइनस आयन होता है। ये चक्रीय आयन SiO9 माइनस 4 माइनस आयन तथा SiO4 18 12 माइनस आयन प्रकार के हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बालोस्टोनाइट। इसी प्रकार आगे और सिलिकेट्स हैं दो टाइप के, श्रृंखलित सिलिकेट और चादर सिलिकेट। श्रृंखलित सिलिकेट में क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं एकल श्रृंखला सिलिकेट व युग्म श्रृंखला सिलिकेट। इसमें श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी में जो है SiO4 जो सिलिकेट 4 माइनस आयन है वह इकाई की बनी होती हैं, जबकि सामान्य सूत्र इनका क्या होता है SiO3 2 माइनस आयन और N अणु इसमें जुड़े होते हैं, तो श्रृंखला बना लेते हैं वो। और चादर सिलिकेट, इसका निर्माण प्रत्येक SiO4 माइनस आयन इकाई के 3 ऑक्सीजन परमाणु के साथ वाले 3 चतुष्फलकों के 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के साझे करने से होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केन्स में होने वाली मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। सो हम देख रहे हैं एल्केन्स में होने वाली मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। तो मुक्त मूलक जो होते हैं वह होता क्या है, सहसंयोजक बंध में होमोलिटिक विखंडन के फलस्वरूप मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। ये उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें ए और बी जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके जब वह एक बंध बनाते हैं, तो जब इनमें विखंडन होता है तो वह अपने साझे के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वह लेके अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ए में आप डॉट देख रहे हैं जो कि अपना एक अलग इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया है, एंड बी अपना एक अलग इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमें मुक्त मूलक प्राप्त हो गए हैं, फ्री रेडिकल प्राप्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन अणु जो है मुक्त मूलकों में विभाजित हो जाता है। जैसे तो आप देखिए जो क्लोरीन है वह वायुमंडल में Cl2 के रूप में रहता है। सो जब इसमें सूर्य के प्रकाश हम प्रवाहित करते हैं, सो ये सूर्य के प्रकाश के कारण अपने अलग अलग मुक्त मूलकों में विभाजित हो जाता है। क्लोरीन अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रियाविधि इस प्रकार से आप देखेंगे। मेथेन के हैलोजनीकरण पर निम्न यौगिक प्राप्त होते हैं। हम जब मेथेन में Cl2 को प्रभावित करते हैं यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और HCl जो है हाइड्रोजन के जो मेथेन है उससे एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेके अलग हो जाता है और हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब मेथिल क्लोराइड में जब फिर से क्लोरीन Cl2 प्रभावित की जाती है या उसका संपर्क होता है, सो हमें क्या डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाता है और फिर से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाता है। फिर अगेन जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो CH2Cl2 के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर से निकल जाता है। एंड जब आप मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आपको प्राप्त होता है और HCl अलग हो जाता है। सो यह थी क्लोरीन मुक्त मूलक की क्रियाविधि जो आप देख रहे हैं, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। अब इसकी प्रारंभिक कंडीशन हम देख लेते हैं कि क्लोरीन मुक्त मूलक किस तरह से प्राप्त होता है। तो मुक्त मूलक के बनने के द्वारा हैलोजनीकरण होता है। इसमें क्लोरीन अणु होमोलिटिक विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक बनाता है। जो क्लोरीन
हैं उसमें जब हम यूवी लाइट और हाई लैंप में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्लोरीन के 2 मुक्त मूलक प्राप्त हो जाते हैं। संरचना आप देख लीजिए, क्लोरीन मुक्त मूलक मीथेन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु लेकर मेथिल मुक्त मूलक बनाता है। जैसे कि मीथेन की जब क्लोरीन से क्रिया होगी तो मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग निकल जाएगा। ये मुक्त मूलक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है। जो अल्फा मुक्त मूलक है वह फिर से क्लोरीन मुक्त मूलक उत्पन्न करता है। एंड मेथिल मुक्त मूलक और क्लोरीन की जब क्रिया होती है तो मेथिल क्लोराइड मिलता है और फिर से हमारा क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समापन कैसे, श्रृंखला अभिक्रिया के समापन के बाद स्वतंत्र क्लोरीन मुक्त मूलक एक दूसरे से जुड़कर क्लोरीन अणु बना लेते हैं। अगर इनका क्लोरीन अणु नहीं बनता है तो यह क्रिया लगातार चलते रहती है और जो विखंडन है वह लगातार होते रहता है। सो एक क्लोरीन अणु फिर दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक से जब मिलता है तो क्लोरीन गैस बनती है जब यह प्रक्रिया समाप्त होती है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट पेपर पहले डिस्कस कर चुका है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पेपर नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट पेपर की लिंक दे दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का। एल्कीन का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, एल्कीन का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, समझाइए। तो हम हेडिंग डाल देंगे एल्कीन का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्माण। एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण से एल्कीन का निर्माण किया जाता है। जब किसी एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ पार्श्ववाहन किया जाता है तब क्या होता है, एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन जो है हैलाइड का एक एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है और इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्रिया हो रही है। फर्स्ट जो है एक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, एंड उसके स्थान पे यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को उसी के बेसिस पे बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन लिया है और एल्कोहलिक पोटास लिया हुआ है। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, पार्श्ववाहन क्रिया जब होती है तो हमें ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पोजीशन में है इसलिए यहाँ पे, और 4 कार्बन बॉन्ड है इसलिए यहाँ हो जाएगा ब्यूट 1 इन। एंड जो जल है वह अलग हो जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है अलग निकल जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में उस कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु विलोपित हो जाता है जो न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु से संलग्न रहता है और हैलोजन वाले कार्बन परमाणु के समीप स्थित रहता है। इसे सेंजेप का नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय समवायता से आप क्या समझते हो? 2 असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिकों में प्रकाशीय समवायता की विवेचना कीजिए। प्रकाशीय समवायता क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्रकाशीय समवायता इस प्रकार की द्विविमीय समवायता होती है जो ऐसे यौगिक द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसके आणविक संरचना एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं। इनमें प्राय विसम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। उनके समअवयवी को इस प्रकार की जो समवायता होती है उसे हम प्रकाशीय समवायता कहते हैं। प्रकाशिक समअवयवियों के रासायनिक व अधिकांश भौतिक गुण जो होते हैं वह समान होते हैं, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं और इन्हें प्लस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो समअवयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इन्हें माइनस चिन्ह प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो समअवयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाते हैं तो ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ये मीशो या रेशमिक
कहलाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए।